हाई वैली रेस्टोरेंट। टेरेस पर मौजूद ये ओपन रेस्टोरेंट के रेलिंग पर अगस्त्य टिक कर खड़ा था। उसके कंधे पर हाथ रख उसके बगल में युग खड़ा था। अगस्त्य ने हल्का सा सर टेढ़ा करके युग की तरफ देखा जो सामने के प्रकृति खूबसूरती में खोया था। वो हल्का मुस्कुरा दिया। युग ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें पता है इस नज़ारे से ज्यादा खूबसूरत इस वक्त क्या है? अगस्त्य ने नमे सर हिला दिया और सामने देखने लगा। क्या? तुम्हारा इस वक्त मेरे साथ यहाँ होना, युग ने आराम से कहा और अगस्त्य को देखने लगा जो अब सामने देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने बोला, ये चीज़ी लाइन बढ़िया थी हो। कहाँ से सीखा तुमने? युग ने मुंह बना लिया और रेलिंग से पीठ लगा कर खड़ा हो गया। ये चीज़ी लाइन नहीं है, समझे, मेरी फीलिंग है। अगस्त्य हंस दिया। जनता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। उसने युग को देखा और आगे बोला, अब मैं जिस युग को जानता था वो तो बात बात पर अपने स्लीव्स चढ़ा कर सिर्फ लड़ता था गुंडों की तरह। तो थोड़ा तो शक होगा ही न। मैं गुंडा नहीं हूँ, समझे। तुम हो गुंडे जिसका 365 दिन में से 274 दिन मूड सिर्फ पंगे लेने का होता है, अगस्त्य ने कहा। युग ने भौहें सिकोड़ लिया और बोला, और बाकी के 91 डेज? अगस्त्य ने कंधे उचका दिया। तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता। 91 डेज तुम सोते हो। तुम नहीं सुधरोगे ना? युग ने सर हिला दिया। उसने युग की बातों पर अपनी बत्तीसी दिखा दिया। युग उसको देखते हुए एकदम से उसको अपने तरफ घुमा दिया और खुद उसके सामने खड़े होकर उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। एक पल के लिए अगस्त्य चौंक उठा और अगले पल हंसते हुए युग की मिमिक करते हुए बोला, तुम नहीं सुधरोगे ना? युग उसके काफी क्लोज आ गया। दोनों की आंखों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। अगस्त्य की आंखें फैल रहे और उसकी आंखों की पुतलियां कोने में आ गई थी। उसका एक्सप्रेशन देखकर युग को हंसी आ गई। वो पीछे हट गया और अगस्त्य ने नाक सिकोड़ लिया, पर युग को हंसता देख वो उसमें ही खो गया। उसका चेहरा रितेश से काफी मिलता था, पर विचार में दोनों में उतना ही फासला था। उसकी छोटी आंखें थी जो हंसने पर अपने आप बंद हो जाती थी। पर अगस्त्य इस बात से अनजान था कि ये सुकून के पलों को किसी की नज़र लग चुकी है। शाम के समय हॉस्टल। युग कॉल पर अपने मॉम से बात कर रहा था। अगस्त्य हेडफोन्स लगाए किसी बुक को ध्यान से पढ़ रहा था। उसने एक नज़र युग को देखा और उठकर हॉस्टल के बाहर आ गया। वो कैंटीन से उसके लिए कॉफ़ी लाने जा रहा था। जैसे ही वो ग्राउंड पर पहुंचा उसे लगा उसके पीछे कोई है जिसकी परछाई वो आगे देख सकता था। उसने हेडफोन में चल रहे सॉन्ग को बंद किया तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मैं तुमसे मिलने ऊपर ही आने वाला है। अगस्त्य पीछे मुड़ा तो रितेश गुस्से भरी आंखों से उसे देख रहा था। वो उसे वहां से इग्नोर करके आगे बढ़ने को हुआ कि रितेश गुस्से से उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर दांत पीसते हुए बोला, क्या किया है तूने युग के साथ? आप क्या बोल रहे हैं? अगस्त्य नासमझ की स्थिति में था क्योंकि पर्सनली रितेश और उसका कोई दुश्मनी नहीं था। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर वो खुद उससे बात करना चाहता था? मेरे बेटे से दूर रहो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए कान खोलकर सुन लो। मेरे बेटे से दूर रहो, रितेश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, और कल वार्डन उसका कमरा चेंज कर देंगे। तुमने जरा सी भी टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपके कहने से मैं युग से दूर हो जाऊं। अच्छी गलतफहमी है अंकल, अगस्त्य ने आराम से कहा। रितेश का पारा चढ़ गया। उसने मुट्ठियों भींच ली। अगर ये यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं होता तो शायद वो उस पर कब का हाथ उठा चुका होता। देखते हैं, तू सीधे बात मानने वालों में से नहीं लग रहा। कहते हुए रितेश वहां से चला गया। वह अपने कार के पास आया जहां उसका सेक्रेटरी पहले से ही खड़ा था। उसके फोन की तरफ इशारा करके रितेश ने कहा, वह फोटो डिलीट करवा देना हर जगह से, अगर सोशल मीडिया में आ गया तो हमारे पूरे खानदान की नाक कट जाएगी, और हाँ खबरदार अगर ये सब तुमने लीक करने की कोशिश करी थी। सेक्रेटरी ने हमें सर हिला दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और गैलरी ओपन करके उसे फ़ोटो को देखा। यह आज की ही रेस्टोरेंट की फ़ोटो थी जिसमें अगस्त्य और युग काफ़ी नज़दीक नजर आ रहे थे। फ़ोटो डिलीट करने के साथ ही उसे सेक्रेटरी ने किसी को कॉल घुमाया। सामने से फ़ोन उठाते ही उसने कहा, आज की फ़ोटो हर जगह से डिलीट हो जानी चाहिए। अगर तुमने ज़रा सा भी कहीं गलत इस्तेमाल किया तुम्हारे रेस्टोरेंट का वह हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। पीछे से रितेश ने कहा, कह दो उससे अगर दोनों साथ में कभी दोबारा रेस्टोरेंट आए तो सीधे हमारे को खबर करें। अगस्त्य अभी वहीं खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रितेश अचानक से किस बात पर इतना भड़क चुका है। कहीं ना कहीं उसकी धमकी उसे डरा रही थी क्योंकि वह अच्छे से जानता था उसके पास कितनी पावर है। लॉज की पावर से लेकर पॉलिटिकल पावर तक ऐसा लगता था कोर्ट में भी उसका राज चलता है। वह भूल चुका था कि वह कैंटीन से कॉफ़ी लेने के जा रहा था। वह वापस हॉस्टल रूम में आ गया। रूम में आते ही युग ने उसे देखा और पूछा, कहाँ गए थे? ऐसे ही बाहर गया था, अगस्त्य ने अटकते हुए कहा।
तो इतना घबरा क्यों रहे हो, सब ठीक है ना, युग ने थोड़ी फिक्र से कहा। अगस्त्य ने हाँ में सर हिला दिया। युग उसके आने से पहले काफी खुश नजर आ रहा था, इसलिए अगस्त्य है ना उसे कुछ ना बताना ठीक समझा। उसने बात बदलते हुए कहा, हो गई तुम्हारी मॉम से बात? युग ने सर हिला दिया और बोला, इस वीकेंड में हमें बुलाया है। अगस्त्य हल्का सा मुस्कुरा दिया, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो अगस्त्य युग देखना चाहता था। उसने आगे पूछा, तुमने अपनी मॉम को बता दिया? युग ने ना में सर हिला दिया, अभी नहीं, जब तुमसे वह पहली बार मिलेंगे ना उसी दिन बताऊंगा, यू नो, डबल सरप्राइज। तुम्हारी मॉम मान जाएगी? युग ने भौहें सिकुड़ कर कहा, हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने थोड़ा सोचते हुए आगे पूछा, और तुम्हारे डैड, क्या वह हमें साथ देख पाएंगे? तुमने बताया था अपने भाई के बारे में। युग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, उनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगस्त्य। जिन्होंने मेरे मॉम और मेरे भाई को इम्पोर्ट्स नहीं, वो मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। अगस्त्य को थोड़ी राहत मिली और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने माहौल हल्का करने के मजाक में कहा, विल यू फाइट फॉर मी? डेफिनेटली, डेफिनेटली, आई विल फाइट फॉर यू। पर युग बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था। वो सिर्फ उसके सवाल को सोच रहा था। बस युग के इसी सीरियसनेस से अगस्त्य को डर लगता था। आज वीक की सेकंड लास्ट क्लास थी। लास्ट लेक्चर के बाद अगस्त्य यूनिवर्सिटी के मैन बिल्डिंग से बाहर आया। उसने देखा युग उसका वेट कर रहा था। उसको देखते ही वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, कैसा था आज का दिन? अगस्त्य ने सर हिलाया और बोलना शुरू किया, पूछो मत, मूड खराब हो गया, और ऊपर से नेक्स्ट वीक से फिजिकल टेस्ट शुरू है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो क्या हुआ? युग ने आराम से कहा। अगस्त्य ने आंखें बड़ी बड़ी कली और बोला, तो क्या हुआ? हुआ ये कि आज से मेरा जंक फूड खाना बंद। अगर मैंने जंक फूड खाया तो रनिंग टेस्ट में ही मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब जो हमें अच्छा लगता है वह हमारे को नुकसान क्यों करता है, और जो हमें अच्छा नहीं लगता वह फायदा करता है। वाई इज एवरीथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड? युग उसके बातों पर हंस पड़ा और बोला, तुम इतने सवाल लाते कहाँ से हो? अगस्त्य ने नाक सिकोड़ कर कहा, सवाल ये है कि लड़ने के लिए ताकत चाहिए, पर उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम्हारी तरह। पर उसके लिए नो जंक फूड और खूब सारा फिजिकल वर्क। कहते हुए अगस्त्य रुक गया, क्योंकि बोलते हुए उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। यूनिवर्सिटी का नहीं था वो, न ही स्टाफ न ही स्टूडेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी लोगो वाला हुडी पहनना जरूरी था और स्टाफ को कोट, बाकी वर्कर्स को जैकेट। पर वो वाइट शर्ट में था। उसकी नजरें भी अगस्त्य और युग पर थी। उसे देखकर अगस्त्य को थोड़ा अजीब लगा। युग की आवाज से उसकी तंत्र टूटी और उसने अगले ही पल अपनी नजरें उसे पर से हटा ली। तुम रुक क्यों गए अगस्त? युग ने कहा। अगस्त है उसकी तरफ पलटा और बोला, का कहीं नहीं, वह बस ऐसे ही हमें चलना चाहिए। युग में सर हिलाया। दोनों साथ आगे बढ़ गए तो ऑस्टाइन एक बार पीछे मुड़कर देखा, वह अभी उसे ही देख रहा था। इतने में युग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे है उसे जा सटा। वह आदमी बढ़ा और वहां से चला गया। युग उससे कुछ कह रहा था, पर अगस्त न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। तुम सुन रहे हो? उसकी आवाज से वो फिर से ख्यालों से बाहर आया और वापस पीछे मुड़कर देखा। साथ ही युग ने भी, तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? पर उधर अब कोई नहीं था। वो बस यही तुम कुछ कह रहे थे। हाँ, कल हमें मॉम से मिलने जाना है, याद है तुम्हें? युग ने उससे पूछा। ऑफ कोर्स ये याद है, आंटी से मैं पहली बार मिलूंगा न, तो थोड़ा नर्वस है। दोनों अपने हॉस्टल रूम में आ चुके थे। अगस्त्य ने बैग साइड रखा और सीधे बेड पर लेट गया। वही सिरहाने पर बैठते हुए युग ने कहा, नर्वस मत हो तुम, वो बहुत फ्रेंडली है। और हाँ, इसी बहाने तुम मेरे भाई से भी मिल लो, बहुत बदमाश है। तुम दोनों में बहुत पटेगी, पता है क्यों? तुम दोनों की बकवास एक सी होती है। युग ने हंसते हुए कहा। बहुत कम होता था जब वो खुलकर हंसता था। अगस्त्य उसे देखने लगा और उस हंसी में खोकर रह गया। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? युग, तुम फिर खो गए। युग उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, जिससे वो झेप गया और सरकते हुए युग के पैर पर अपना सर रख कर लेट गया। ऐसे हंसोगे तो कोई भी खो जाएगा न, अगस्त्य ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, एक बात पूर। हाँ, तुम्हारे छोटे भाई से तुम्हारे डैड नफरत करते हैं, वही तुम्हारी फिक्र करते हैं। ऐसा क्यों? युग उसके सवालों पर खामोश रहा और अगस्त्य जवाब के इंतजार में उसको देखता रहा। मैंने तुम्हें बताया था न, आरंभ थोड़ा बदमाश है। वो शायद ही बोलने से पहले कुछ सोचता है। बचपन में उसने डैड के सामने कह दिया था कि उसे कोई लड़का पसंद है, ही फील स्पेशल फॉर हिम। डैड को मजाक लगा, बट कुछ दिन बाद पता चला आरंभ मजाक नहीं कर रहा था, वो सीरियस है। तब से हमारी फैमिली टूट गई, क्योंकि डैड मानते ही नहीं वो उनका बेटा हो सकता है।
वो आरम के साथ काफी बदतमीजी करने लगे और मॉम को क्या कहा नहीं कहा। इसीलिए मॉम आरंभा को लेकर अलग हो गई और मैं हॉस्टल में। उसके बाद खत्म होते ही रूम में शांति छा गई। अगस्त्य को रितेश की धमकी का मतलब अब समझ आने लगा था, पर वो इस फिक्र में था कि अगर युग को पता चले तो बात और बिगड़ सकती। इसीलिए उस बात को उसने खुद तक सीमित रखने का फैसला किया और उससे पूछा, अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में पता चला तो? हु केयर्स अबाउट हिम? वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। मैं तो कहता हूँ पता चलना चाहिए खुद के बेटे आरंभ के साथ जैसा उनका व्यवहार किया। मैं चाहता हूँ एक बार मेरे पर दोहराए और मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूँ। युग ने मुठियां भींच ली। उसका गुस्सा देख अगस्त्य ने बात बदल दी और दोनों कुछ और बातें करने लगे। अगले दिन अगस्त्य युग की फैमिली से मिलने के लिए जितना खुश था उतना ही नर्वस भी। जितना उसने अब तक सुना था उसके हिसाब से उसकी मॉम और भाई बहुत अच्छे थे जो युग को बहुत सपोर्ट करते थे, या यूं कहे युग खुद उनकी मजबूती था। इसी चक्कर में वो रिलेश के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद दोनों रेडी होकर यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे जहां कैब उनका वेट कर रही थी। दोनों का थोड़ा सा सामान युग ने पीछे डिक्की में रख दिया और दोनों अंदर आके बैठ गए। कैब चल पड़ी। सफर में हल्की फुल्की बातें होती रही। कैब ड्राइवर भी दोनों से घुल मिल चुके थे। रात हो चुकी थी क्योंकि सफर अभी थोड़ा लंबा था, इसीलिए ड्राइवर अंकल ने डिनर करने के लिए कैब एक ढाबे पर रोक दी। अगस्त्य और युग ने भी थोड़ा सा खाना खा लिया क्योंकि युग की मॉम दोनों के लिए डिनर रेडी कर रही थी। वापस सब कैब में आके बैठे। ड्राइवर अंकल ने मिरर सेट किया और फिर से सफर शुरू हुआ। अगस्त्य ही कुछ न कुछ बोले जा रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि युग सो चुका है। उसको देख वो चुप हो गया और उसे डिस्टर्ब न करने का सोच विंडो के बाहर देखने लगा। वो पहाड़ी इलाका था, थोड़े बहुत घर भी नजर आ रहे थे और रात के चलते रोड पर एक आधी गाड़ियां नजर आ रही थी। मौसम अच्छा रहा जिस वजह से उसने ग्लास नीचे कर लिया और उसी वक्त बीच सड़क पर ही गाड़ी रुक गई। अगस्त्य ने आवाज धीरे रखकर ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रोक दी अपने? उस कैब ड्राइवर ने बड़े आराम से कहा, तुम्हारी मंजिल यही तक है अगस्त्य। एक सुनसान सड़क पर कैब रुक चुकी थी। अगस्त्य ने जब ड्राइवर से वजह पूछी तो कैब ड्राइवर ने बड़े अजीब ढंग से कुछ कहा, पर अगस्त्य को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था और सब कुछ धुंधला सा हो रहा था। इसीलिए ड्राइवर की कही गई बात उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूरी कोशिश की वो अपने आंखें न बंद करे, वरना कुछ बहुत बुरा हो सकता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसे सुनाई पड़ा, तुम्हारी मंजिल बस यही तक थी अगस्त्य। अगस्त्य की आंखें फैल गई और उसने अपने बगल में बैठे युग का जोर से हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो युग को देखकर ये सब बोल रहा था जैसे वो उसे अगस्त्य समझ रहा हो। उसे किसी अनहोनी की बू आने लगी थी। वो चिल्लाता या कुछ करता इससे पहले उसका शरीर सुन पड़ने लगा था और इतने में युग के साइड वाला दरवाजा खुला और किन्हीं दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर बाहर कर दिया। अगस्त्य ने युग का हाथ नहीं छोड़ा था, पर वो बेहोश होने लगा था। देखते ही देखते उसकी भी आंखें बंद हो गई। युग को सब ड्राइवर ने दो आदमियों के साथ मिलकर दूसरे गाड़ी में डाला तो उन दो आदमियों में से एक ने कहा, बस इसका काम हो जाएगा, बस तेरे गाड़ी में जो युग है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ ऐसा करना कि उसे लगे एक्सीडेंट में अगस्त्य की जान चली गई और मामूली चोट के साथ वो बच गया। देख कोई गड़बड़ नहीं, बहुत मोटी रकम मिल रही है हमें और वो आदमी बहुत खतरनाक है। कैब ड्राइवर ने कहा, जानता हूँ, इसलिए तो दोनों के खाने में दवा मिला दिया था ताकि काम आसान हो जाए। दूसरे आदमी ने कहा, और तुझे क्या लगता का एक्सीडेंट वाली बात मान जाएगा? कैब ड्राइवर ने मुंह बना लिया और बोला, वो हमारी सिरदर्दी नहीं है, तुम बस उसका ठिकाना लगा दो। दोनों ने उसकी बात पर सहमति जताई और गाड़ी में जाके बैठ गए और वहां से विपरीत दिशा में गाड़ी बढ़ा लिया। कैब ड्राइवर ने स्मिर्ट किया और अपने में बोली, बस तेरे को अब हॉस्पिटल पहुंचा दूं। कुछ देर बाद वो दूसरी गाड़ी एक गोदाम के बाहर रुकी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गोयल गोदाम। उस गाड़ी से युग को निकालकर वो दोनों उसे बेसमेंट में ले आए और कुछ और जन के सामाने लाके उसे पटक दिया। लो भाई, जिसे जो करना है कर ली, उस आदमी ने कहा और शैतानी मुस्कान के हंसने लगा। पर उसके से एक आदमी ने कंफ्यूज होकर कहा, अबे ये नहीं है वो लड़का, सुजीत ने तो किसी और को बताया था। उसने फोन निकाला और युग और अगस्त्य की पिक्चर सामने कर दी और फिर अपनी बात पूरी किया, ये लड़का जो तुम उठा कर लाए हो वो युग है और जिसे छोड़कर आए हो वो अगस्त्य। उसकी बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। वो सब सोच भी नहीं सकते थे कि इस गलती की उन्हें क्या सजा मिल सकती है। उसमें से एक आदमी ने जल्दी से उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और फौरन ही उसको गाड़ी गोदाम की तरफ घुमाने को कहा। अब इसका क्या करें? एक ने सवाल किया तो दूसरे ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम इसे ले जाओ यहाँ से। सुजीत कैब ड्राइवर, पक्का तुम्हें रास्ते में मिलेगा। अगस्त्य वहीं से वहीं कहीं ठिकाना लगा किया कि कभी मिले न।
ठीक है, वो दोनों आदमी जो युग को यहाँ लाए वो दोनों वहां से जाने को हुए कि बेसमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक ने जाके खोला तो एक रौबदार शख्स अपने आदमियों के साथ उसको धक्का देकर अंदर आया और युग को धर देख कर इस दिया, अरे वाह, रितेश का लड़का यहाँ है। उसने अपने मुछों को ताव में उंगलियों से घुमाते हुए कहा। गोयल साहब, सबकी नजरें उस पर टिक गई। मालूम पड़ रहा था कि उसका इस क्षेत्र में बहुत नाम है। उस गोयल ने युग की तरफ इशारे करके सबसे कहा, खत्म कर दो इसे। इसके बाप ने मेरे सारे जमीन को बर्बाद कर दिया है, अब उसी जमीन में इसे दफन कर दूंगा। पर अगर हमने इसे मार दिया तो रितेश हमें जिंदा जला देगा। उसकी बात को बीच में काटकर किसी ने कहा तो वो बौखला गया, पगला मत। तुम्हें पता भी है ऐसे लोग के वजह से आजकल की पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। युग एक लड़का है और इसने एक लड़की से प्यार किया है। तुम लोग को ये बर्दाश्त है? बोलो, कल की तुम्हारे बच्चों इनको देखकर ऐसा करेंगे तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? कौन जिम्मेवार बेगी जब कल तुम्हारे लड़के ये आकर बोलेंगे कि मुझे लड़के से प्यार है। मैं तो कहता हूँ आजकल ज्यादा पढ़ने से इन लोगों की मति मारी गई। उसकी बात सुन सबने सहमति जताई और बोले, सही कह रहे हो साहब, मेरे लड़के ने ऐसा किया तो घर में न घुसने दे उसे। सबने सहमति जताए। गोयल जो चाहता था आखिर वही हुआ। और याद रखना, इसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ी देर में वो कैब ड्राइवर भी वहां पहुंच गया। उस गोदाम में लगभग 5-6 आदमी हो चुके थे। कुछ आदमियों की मदद से ड्राइवर ने अगस्त्य को युग से थोड़ी दूर पर लाकर पटक दिया। गोयल ने युग के मुंह से टेप हटा दिया और हंसते हुए बोला, शांति से टपका दून, मजा नहीं आएगा। रितेश से शक काफी मिलती है, वो न सही तू सही, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जारी है। सबसे पहले सॉरी पार्ट काफी लेट आया पर अब टाइम पर आए, और दूसरा सॉरी आज के पार्ट में कुछ कड़वे शब्द बोलने के लिए। पर एक बात सच है, ना हमारी दोगली सोसाइटी के वजह से आज भी LGBTQ समाज के लोग घुट के रह रहे। अब मैं स्ट्रेट होकर ये स्टोरी लिखता हूँ तो कई को लगता है पक्का मेरे में भी गड़बड़ है, क्योंकि सच तो ये कि हम खुद ही इस माहौल में इल चुके हैं कि हमें चेजस नहीं पसंद। पर हमें क्या, दुनिया जलेगी तो हम केरोसिन डालकर और जला देंगे। गोदाम में ये देखो रे, सब इसको होश आ रहा है। गोदाम की एक आवाज गूंजी और इसके साथ ही सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें युग की तरफ चली गई। गोयल ठहाके लगाकर दस पड़ा और बोला, ये आखिरी बार इसका आंखें खुल रही है, फिर सीधे ऊपर यमराज के सामने खुलेंगी। युग को हल्का हल्का होश आ रहा था, उसकी आंखों में रोशनी लग रही थी, साथ ही आसपास से आ रही आवाजें उसके कानों में चुभ रही थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसके सर पर गोयल ने अपना पैर मार दिया। साला मेरे से पंगा लेता है इसका बाप। आज तो खुद भगवान भी इंसाफ करने के मूड में है। युग ने अपना सर पकड़ लिया और हिम्मत करके उठने लगा। अभी उसको फ्रिक थी तो सिर्फ अगस्त्य की। गोयल ने गुस्से से दूसरा किक मारना चाहा तो युग ने तेजी से उसका पैर पकड़ लिया और अपने तरफ खींच दिया, जिससे वो सर के बल गिर गया। वहां के सारे आदमी युग को मारने दौड़े पर युग फौरन खड़ा हुआ, हालांकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और सर घूम रहा था। पर उसमें बहुत हिम्मत थी। उसने लकड़ी का कार्टन उठाकर उन पर फेंक दिया और उनसे दूर भागा और अपने पॉकेट से एक सेल्फ डिफेंस के लिए रखा फोल्डेबल नाइफ निकाला। एक आदमी उसके पास आया तो युग ने हाथ घुमाकर उसके पेट पर वार कर दिया। देखते ही देखते उसका चाकू खून से सन चुका था और उसके दोनों हाथ भी। इतने में गोदाम के सबसे ऊपर की सीढ़ी से उस कैब ड्राइवर ने अंदर का माहौल देख अगस्त्य को धक्का दे दिया। उसके हाथ पैर बंधे थे और वो सीधा गोयल के आगे गिरा। उसके सर पर ज्यादा चोट आई थी। उसको देखकर युग चीखा, अगस्त्य। गोयल की हंसी छूट गई और वो उस ड्राइवर को गले लगकर बोला, दिल खुश कर दिया तूने। उसने अगस्त्य को उसके कॉलर से पकड़ा और उठाकर युग से को देखकर स्मके कर दिया। युग एकदम से रुक गया और हल्के से बोला, अगस्त्य। अगस्त्य उसको भारी पलकों से देख रहा था। युग गुस्से से उसके पास बढ़ा तो गोयल ने उसे रोक दिया, और ये गलती मत करना, कहते हुए उसने उसके सर पर बदक तान दिया। प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें जी चाहिए मैं दे दूंगा, बट उसे छोड़ दो। युग घुटनों के बल बैठ गया और सर झुका लिया। उसे देख गोयल खुद को बहुत महान समझ रहा था। उसे लगने लगा था जैसे वो जंग जीत रहा हो। युग ने नजारे ऊपर की और उसके पर अपना चाकू तेज रफ्तार में फेंक दिया। उसका निशाना मटीक था। गोयल दर्द से कराह उठा और नीचे गिर गया। युग ने भागकर अगस्त्य को पकड़ लिया, पर वो कैब ड्राइवर ने युग को मारना चाहा तो उसने पैर घुमाकर उसके बाजू पर किक कर दिया और जल्दी से अगस्त्य को रस्सी से आजाद कर दिया। जल्दी चलो। युग ने कहा ही था कि उन्हीं में से कुछ घायल आदमियों ने युग का पैर पकड़ लिया। युग ने दांत पीसते हुए कहा, अगस्त्य तुम जाओ, भागो। अगस्त्य को काफी चोटें लगी थी। उससे चला नहीं जा रहा था कि किसी आदमी ने हिम्मत करके उसे जोर से पकड़ लिया, पर युग ने उसे मारकर फिर चिल्लाया, अगस्त्य रन, गो गेट सम हेल्प।
अगस्त्य समझ चुका था अगर वो यहाँ रुका तो वो सब दोनों को मार डालेंगे। बेहतर यही होगा कि वो किसी हीलो के लिए यहाँ से भागे। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागा। हालांकि उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, वो एक कदम और ताकि उस बेसमेंट में गोली की आवाज गूंज उठी। उसका दिल धक से कर गया। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। अगस्त्य की चीख निकल पड़ी, युग! पर युग ठीक था। एक पल गवाए बिना वो रफ्तार पकड़कर भागा और उसके पीछे कुछ घायल आदमी, जिनको युग ने अपने चाकू से घायल किया था। वो थोड़ा पहाड़ी इलाका था और वहां पेड़ बहुत थे, छोटा जंगल बोले तो गलत नहीं होगा। वो बस भागे जा रहा था। उन आदमियों को चकमा देकर वो थोड़ी देर में वो सड़क के पास आया। वहां बोर्ड्रेस देखने के बाद पता चला खुशकिस्मती से पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। वही गोदाम में युग बुरी हालत में भी पूरी कोशिश कर रहा था उन सबसे लड़ने की। गोयल शावा, गोली मारो, बाल खत्म करो, उसने मजा कहा। गोयल ने कहते हुए युग के जख्म पर पैर रख दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। गोयल के साथ सब हंस पड़े और फिर अगले ही पल उसने दांत पीसते हुए कहा, समाज में इन सब जैसी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, नियमों के खिलाफ जाने की सजा। दूसरी तरफ वी वहां गया। तब तक उसकी सांसें उखड़ रही थी और आंखें बंद हो रही थी। वो सीधे अंदर गया और वहां से अधिकारी से बोला, वो सर गोयल गोदाम। इतना कहकर वो वही बेहोश गया। पुलिस वहां पहुंची और सबको गिरफ्तार कर चुकी थी। युग को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने अपनी आखिरी सांसें ली। एक्सेस ब्लड लॉस के वजह से उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए थे। अगस्त्य को जब पता चला, मानो उसकी एक पल में दुनिया ही पलट गई। इन कुछ घंटों के भीतर उसकी सारी खुशियां ख्वाब चकनाचूर हो गया। वो तो ये भी नहीं जानता था उसके साथ ये हुआ क्यों, उसकी क्या गलती थी। और वो आखिरी पल था जब युग के निर्जीव शरीर को अगस्त्य अपने सामने देख रहा था। वो एक गहरे सदमे में था। एक पल को उसने सोच लिया था बस अब उसे अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेनी चाहिए। आखिर जब वो अपने मैच्योरिटी एज में था तब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। अब जब वो संभला और अपने लाइफ की सबसे क्रूशियल एज में था, तब उसको सबसे ज्यादा चाहने वाला उसे छोड़ गया। पर उसके आज मर जाने से वो सब खुश हो जाएंगे जो उसे और युग को मारना चाहते थे। वो सब वो जंग जीत जाएंगे जो उन्होंने शुरू किया था। और शायद फिर जो आज उसके साथ हुआ, कल को वो फिर से किसी और के साथ करे। बस यही सोचकर उसके आंख में जो आंसू थे वो बदले की आग में तब्दील हो गए। रितेश ठाकुर और युग की फैमिली वहां पहुंचती इससे पहले अगस्त्य वहां से भाग निकला, वरना शायद जो हुआ उसमें रितेश उसे फंसा दे। और ऐसा हुआ भी। खुद को बचाने के चक्कर में ये केस एक एक्सीडेंट केस बनकर रह गया और वो सारे आदमी जेल से छूट गए। आखिरी पासा फेंक इन सब वाकया से सारी सिपैथी रितेश ने बटोर ली और अपने दुश्मनी के चलते रितेश ने गोयल को मरवा दिया। जहां एक तरफ एक सफर का अंत हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य ने अपनी जिंदगी का नया मकसद खोज लिया था, जिसके लिए उसे खुद को प्रिपेयर करना था। क्योंकि उसे लगता था अगर वो रितेश की धमकी और वो अनजान स्टॉकर को युग के बारे में बता देता तो वो इन सब के लिए प्रिपेयर होता और शायद आज उसके साथ होता। पर उसने वाले छुपाए। पर उसे क्या पता था इंसान इस हद तक गिर सकते हैं कि स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले ले। युग! अगस्त्य एकदम से सपने से जागा और आसपास देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। 2 साल बाद फिर से उसके जख्म ताजे हो चुके थे। आज काफी दिनों बाद उसके आंखों से आंसू बह रहा था। वो कमजोर पड़ने लगा था। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ गया और अपने चेहरे पर पानी मारा और आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर आरंभ के यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। उसने कॉल करके आरंभ को बुलाया क्योंकि वो सुबह से काफी कमजोर महसूस कर रहा था। आरंभ उसके पास आ तो अगस्त्य ने उसे खींचकर गले से लगा लिया और उसके गर्दन में अपना सर छुपाकर आंखें बंद कर लिया। चाहे इंसान कितना भी फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग क्यों न हो, कुछ सिचुएशन उसे कमजोर कर देती है और उसे ऐसे ही कंधे की जरूरत होती है। आरंभ सब समझ रहा था, पर वो नहीं जानता था वो किस वजह से परेशान था। उसने उसके पीठ पर हाथ रखा और सहलाते हुए बोला, आय शपथ, जिसने भी तुम्हें परेशान किया है उसको मेरा श्राप लगेगा। वो जब वो हेड ऑफिस टॉयलेट में हल्का होने जाए न तो टंकी का पानी खत्म हो जाए और उसके पास टॉयलेट पेपर भी नहीं हो। और इतिहास हवा है, आरंभ ठाकुर का श्राप अगर न लगे तो वो खुद श्राप सच करने पहुंच जाता है। उसकी बात सुनकर अगस्त्य उससे दूर हुआ और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया, तुम सच में आरंभ हो? अगस्त्य ने अगल बगल देखा। वो तो मैं, आरंभ कह रहा था कि अगस्त्य ने उसको किस कर दिया और उससे थोड़ा सा दूर होकर बोला, इतिहास हवा नहीं, इतिहास गवाह होता है। आप सच करने वाला। आरंभ फटी आंखों से अगस्त्य को देख रहा था। रात का समय, एक घर जिसके बाहर नेम प्लेट पर मानसी ठाकुर लिखा था, उसके गार्डन में थोड़ी हलचल हुई। अंदर मानसी हॉल में सोफे पर बैठी थी। सेंटर टेबल पर उनके फाइल्स बिखरे हुए थे।
कि तभी हॉल में फ़ोन की रिंगटोन गूंजने लगी। उन्हें याद नहीं आ रहा था उनका फ़ोन कहाँ रखा था। वो उठी और आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़ गई। फ़ोन डाइनिंग टेबल पर रखा था। उन्होंने पिक करके कहा, हेलो, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, पर ऐसा लगा जैसे हॉल से लगे बगीचे में कुछ हलचल हुई हो। वो पीछे मुड़कर देखी और स्लाइडिंग डोर को खोलकर बगीचे में देखने लगी कि एकदम से लाइट ऑफ गई। हे भगवान, मेरे फाइल्स ऐसे ही बिखरे हैं, कहते हुए उन्होंने फ्लैशलाइट ऑन किया और स्लाइडिंग डोर वापस बंद करके सोफे के तरफ बढ़ गई। वो हलचल की आवाज़ उन्हें फिर से आए और इसी के साथ उन्हें चेहरे पर टेंशन के भाव। पर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ सुना ही न हो और जल्दी जल्दी सारे फाइल्स समेटकर फ्लैश लाइट ऑफ कर दी। घर में अब पूरा अंधेरा हो चुका था, पर मानसी को अपने घर का एक एक कोना सही से मालूम था। वो एकदम से रुक गई और डरते हुए थूक घोटा। उनको किसी ने पकड़ रखा था। दूसरी साइड आरंभ, अगस्त्य, वारेन और संग्राम एक कार में मौजूद थे। अगस्त्य कार ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में आरंभ बैठा था। पीछे वारेन और संग्राम साथ थे। ये देखी वारेन को कैसे सो रहा है, संग्राम ने हंसते हुए कहा और फोन निकालकर उसकी पिक्स लेने लगा। आरंभ ने संग्राम से पीछे देखकर कहा, क्यों ना सोए, वो पूरे एक हफ्ते लेक्चर्स पर लेक्चर्स अटेंड करके थक गए हैं हम। अरे साथ आरंभ, कहा तुम भी उसको डरा रहे, अगस्त्य ने कहा। तू, संग्राम बोल पड़ा। हाँ संभालो भाई अपने आरंभ को, अब इससे और इसके दिमाग से डर लगता है। जब पहली बार देखा था तो लगा था भाई कितना मासूम है ये, मासूमियत की नदी जैसे इसके यहाँ से बहती हो। अगस्त्य हल्का सा हंस दिया। वही आरंभ ने मुंह बना लिया और नी तो क्या, मासूमियत की नदी मेरे यहाँ से ही बहती है। तुम दोनों लाडो मत, वारेन सो रहा है। और आरंभ तुम कॉल करो आंटी को, भले ही हम उन्हें सरप्राइज देने जा रहे हैं, पर कहीं ऐसा ना हो वो सो गई हो और हम उन्हें डिस्टर्ब कर दे। अगस्त्य ने कहा, हम करता हूँ कॉल, आरंभ ने संग्राम को घूरते हुए कहा और संग्राम भीगी बिल्ली बनकर साइड में बैठ गया। आरंभ कॉल लगा रहा था पर उसकी नज़र डैशबोर्ड पर लगे मिरर पर थी, जिसको देखकर वो स्माइल कर रहा था। संग्राम ने जब नोटिस किया वारेन अजीब ढंग से सो रहा है तो उसने उसके सर को सही से अपने कंधे पर रख लिया, पर अगले ही पल उसके आईब्रोज सिकुड़ गए और उसने धीरे से बड़बड़ाया, मॉम फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही। अगस्त्य ने नोटिस किया तो पूछ पड़ा, क्या हुआ आरंभ, ममा फ़ोन पिक नहीं कर रही। संग्राम ने कहा, शायद साइलेंट होगा या वो सो रही होंगी। संग्राम सही कह रहा है, थोड़ी देर में फिर ट्राई, अगस्त्य ने कहा। आरंभ ने हाँ में सर हिला दिया कि वारेन बड़बड़ाते हुए आंखें खोली, हम पहुंच गए क्या, नहीं अभी समय है। संग्राम ने हल्की से कहा, तो तुम अपना कंधा कम हिलाओ, आराम से सोने भी नहीं दे रहे, वारेन ने कहा। संग्राम फटे आंखों से उसे देख रहा था। वो ये कैसे भूल सकता था कि वो भी आरंभ का बेस्ट फ्रेंड है। आरंभ अपने फ़ोन में बिजी हो गया तो थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी मॉम को कॉल लगा रहा था, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर अब उसे डर लगने लगा था। उसकी बेचैनी देखकर अगस्त्य ने स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में वो घर के बाहर थे। काफ़ी डोर बेल बजाने के बाद अंदर से कोई जवाब नहीं आया थी। आरंभ में स्पेयर फिर से घर का दरवाज़ा खोला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने स्विच चेक किया तो सब बराबर था। संग्राम घर के मेन बोर्ड के पार जाकर देखा तो मेन पॉइंट से पूरे घर की काट रखी थी। संग्राम ने स्विच ऑन किया तो हॉल की लाइट जल उठी। इन सब के साथ आरंभ की एक चीज़ निकली, ममा। सब शॉक्ड में थे। मानसी को किसी ने निंग टेबल के घेर में बांध रखा था और वह बेहोश थी। फाइल्स वाली अलमीरा पूरी फैली हुई थी पर बाकी सब ठीक था। आरंभ भागते हुए मानसी के पास गया। उन्हीं के पास डाइनिंग टेबल पर एक पी रखा हुआ मिला था जिस पर लिखा था, इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार ऐसी गुस्ताखी की तो। आरंभ के आंख से आंसू बह रहे थे। अगस्त्य ने मुठिया भींच ली। वारेन ने जल्दी से पानी लाकर मानसी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मानसी के बेडरूम में वह बेड पर लेटी थी। उनके इर्द गिर्द चारों खड़े होकर उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार थे। मानसी ने कहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, घर की लाइट अचानक से चली गई और फिर एकदम से मैं बेहोश हो गई। मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई है। आरंभ नाराज था, गुस्सा था। उसने मुंह फुलाकर अपनी मॉम से शिकायत करते हुए कहा, कितनी बार कहा है आपको कि आप हमारे साथ रहा करो, आपको वो लोग नुकसान भी पहुंचा सकते थे अगर आपको कुछ। वो कहते हुए सुबकने लगा। वो वाकई में डर गया था। हालांकि आरंभ जल्दी रोता नहीं था, पर बात उसकी मॉम की थी। मानसी ने आगे बढ़ के आरंभ को हक कर लिया और उसके फोरहेड पर किस करके बोली, मैं आरंभ की ममा हूँ, कमजोर नहीं हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी उनके चेहरे पर डर का एक भाव नहीं था। मैं भली भांति जानती हूँ कि जिसने भी ये किया और क्यों किया है। सब आगे कुछ पूछते कि मानसी बेड से उठी और हॉल की तरफ जाने लगी। मैं आती हूँ। कुछ मिनट में ही वो कुछ फाइल्स के साथ अंदर आई। ये एविडेंसेस, मुझे पता था वो ये फाइल्स लेने ही आए हैं, इसीलिए मैंने सब फाइल्स छुपा दी थी।
मानसी ने अगस्त्य को फाइल्स थमा दी। उसने फाइल खोला और जितना वो पढ़ता गया उसकी आंखें बड़ी होती गई। उसके हाथों में वो सारे एविडेंसेस थे जिससे युग की मौत को मदद साबित कर सकते थे, और रितेश के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस थे जिससे उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। मानसी ने कहा, उसको हम सजा तो देंगे ही, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद करके उसको पछतावा होना बहुत जरूरी है। उसको यह एहसास होना चाहिए उसने क्या किया है। अगस्त्य ने फाइल साइड रखा। मानसी सब समझ रही थी वो कैसा फील कर रहा था, इसीलिए वो खुद आगे बढ़कर उसको हक करके बोली, यू आर वेरी स्ट्रांग माई किड। काश तूने पहले सब बताया होता। खैर, तूने जो कुछ किया अच्छा किया। अब जो होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। इन 1 हफ्तों में शिमला के सारे न्यूज चैनलों पर एक ही खबर छाई हुई थी। सबसे बेस्ट लॉयर रितेश ठाकुर के लॉ प्रैक्टिस करने का हक छीन लिया गया था। झूठे केसेस लड़ने के लिए, फेक एविडेंसेस यूज करने के लिए, अपोजिशन लॉयर को करोड़ों की रिश्वत देने के लिए, सुपारी देकर जानलेवा हमला कर धमकाने के लिए और युग के केस शामिल होने के लिए रितेश अपने पूरे प्रोफेशन में बबांद हो चुका था। उसके लॉ फर्म में काम कर रहे सारे लॉयर्स और एडवोकेट रिजाइन कर चुके थे। उसके खिलाफ सारे सबूतों को देखले हुए उसे रीट्रायल का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि कोई भी एडवोकेट उसका केस लेने के तैयार नहीं था। लोगों की दुनिया अगर आज तक का सबसे बड़ा कोई धब्बा था तो वो था खुद रितेश ठाकुर, जिसे लोग कभी न्याय का देवता मानते थे। इन 1 हफ्तों में उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि पैसे उसके कोई काम नहीं आ रहा था। आज वो पुलिस की हिरासत में था और उसे सजा के लिए जेल ले जाया जा रहा था, पर पुलिस से कुछ बात करके मानसी ने थोड़ा समय मांगा ताकि वो रितेश से बात कर सके। एंजॉइंग योर लास्ट राइड मिस्टर ठाकुर, मानसी ने ताना मारते हुए कहा। रितेश गुस्से से गुर्राया, पर वो हथकड़ियों में था और हवलदारों ने उसे पकड़ रखा था। आरंभ, अगस्त्य, बारिन और संग्राम मानसी के पिलर्स बनकर खड़े थे। बहुत अच्छा लग रहा होगा न तुम्हें ये सब देखकर। तुमने वो नहीं सुना क्या अति का अंत निश्चित है। जब रावण का घमंड नहीं टीका तो तुम तो इंसान हो। खैर, क्या कभी तुमने सोचा अगर हम आज साथ होते तो? मैं, तुम, युग, आरंभ, वैसे ही जैसे हम रहते थे, साथ में छोटी फैमिली थी हमारी। मानसी कहते हुए चीख पड़ी। उनके आंखों में गुस्सा भरा था, साथ ही वो टूटी हुई थी। पर तुम्हारे पैसों के लत ने सब बर्बाद कर दिया, सब। रितेश के पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। आरंभ ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, बोलो। वो भी तुम्हारा ही बेटा नहीं, अब वो सिर्फ मेरा है। और युग, उसके साथ ये सब क्यों किया? कभी सोचा है अगर आज हम साथ होते तो? मैंने तो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने हर पॉसिबल वे में अच्छी वाइफ बनने की कोशिश की, अपना 100% दिया, पर तुमने। मैंने तो तुमसे समय भी नहीं मांगा था, नहीं फैमिली के लिए पूरा 100%। मैं और मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहते थे, पर समाज की वजह से तुम हमसे अलग हो गए हैं ना। मानसी ने अपने आंसू पोंछे। अब कहाँ है वो समाज जिसमें तुमने अपना नाम सबसे ऊंचा करने अपने परिवार को छोड़ दिया, और कहाँ है वो लोग जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे आदमी बनकर घुमा करते थे? यू नी वॉट मिस्टर रितेश ठाकुर, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के भूखे थे। प्यार तो छोड़ो, तुम अपने परिवार से 2-4 शब्द ही अच्छे से बात करते तो शायद आज तुम्हारे साथ सब खड़े हो जाते, तुम्हारे लिए लड़ते, कुछ पल की शान के लिए अपने बच्चों की खुशियां कुर्बान कर दी तुमने। तुम्हें हर हालत में सपोर्ट करते, चाहे तुम अमीर होते या गरीब। वी पर कहते हैं किसी किसी को सूख हजम नहीं होता, वो तुम हो। तुम अगर कभी लड़खड़ा भी जाओ ना तो तुम्हें जब कोई नहीं संभालने वाला। भगवान करे तुम कुत्ते की मौत मारो। और मुझे ये कहते हुए जरा भी दुख नहीं हो रहा कि मैं विधवा हूँ, बल्कि मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। वो एक आखिरी बार चिल्लाई, ले जाओ इसे यहाँ से। मानसी का कई सालों का गुस्सा आज फट कर बाहर आ रहा था। ये सारी बातों ने खुद रिलेश को सोचने पर मजबूर कर दी थी। मानवी ने अपने आंसू पोंछे और चारों बच्चों को हक कर लिया। थैंक यू बच्चों, तुम्हारे सपोर्ट के लिए। तो क्या उसे सजा मिल गई? आरंभ ने पूर्ण। तो अगस्त्य ने स्मर्क के साथ कहा, ये तो आरंभ है, आरंभ। आंटी ने सही कहा था, वो कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों आंटी? बिल्कुल, मानसी ने कहा। तो अब क्या करना है? बारिन ने खुद को रेडी करते हुए कहा। जैसे वो अब गुंडों से लड़ने जा रहा हो। उसको देखकर संग्राम ने कहा, इसमें आरंभ की आत्मा घुस गई है। वेकेशन, पार्टी, सेलिब्रेशन, आरंभ ने कहा। मानसी और अगस्त्य ने हाँ में सर हिला दिया। बिल्कुल, शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, बाहर हल्की सर्द सी थी। पहाड़ों के बीच बने सड़क पर फॉर्च्यूनर अपने रफ्तार से बढ़ रही थी। गाड़ी में मस्ती का माहौल था। चारों के साथ आज मानसी भी उनके साथ मौजूद थी और वो ही ड्राइव कर रही थी। आरंभ अपने माम के साथ आगे था और उसका चेहरा देखकर साफ था कि वो बहुत बोर हो रहा और इसका साइड इफेक्ट किसी पर भारी पड़ने वाली है। तारांकन, यू नो गाइस, मेरा न कुछ एडवेंचर करने का मन हो रहा है।
मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं, आरंभ ने उबासी लेते हुए कहा। बारिन ने उसके बात पर सहमति जताई। बात सही है, पर करना क्या है? मानसी हंस पड़ी। साथ ही अगस्त्य ने सार हिला दिया, पर संग्राम चुप बैठ सके ऐसा हो सकता है क्या? देखो करना जो भी, पर मुझे बीच में फंसा कर जो सारा इल्जाम लगा देते हो न, बस वो मत करना, नहीं तो तूफान के बाद की भरपाई अगस्त्य मुझसे कराता है। अगस्त्य ने स्मर्क करते हुए कहा। अब छोटे भाइयों के बड़े भैया को ही पकड़ेंगे न? आरंभ ने भी संग्राम को छेड़ते हुए सीटी बजा दी। क्या बात कही? वंस मोर, संग्राम एक्शन में आया। क्या बड़े भैया, मैं सिर्फ आरंभ का बड़ा हूँ और किसी का नहीं। वारिन ने मुंह टेढ़ा कर धीरे से कहा, जैसे मुझे शौक है तुम्हें भाई बनाने का। मानसी ने सबको रोकते हुए कहा, बस करो, कितना लड़ोगे, हम बस पहुंच ही गए डेस्टिनेशन। पहले क्या करना है, फ्रेश होना या लंच? पहले लंच, आरंभ और वारिन ने साथ कहा। सब पहले फ्रेश होंगे फिर खाना मिलेगा, मानसी ने सबको धमकाया। अगस्त्य और संग्राम दोनों के बने हुए चेहरे को देखकर हंस पड़े। तो आरंभ बड़बड़ाया, पहले ही डिसाइडेड था तो पूछकर जलील क्यों किया? मानसी ने उसे घूरा तो वो चुप बैठ गया। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक होटल के अंदर जाके रुकी। अगस्त्य पार्किंग करने चला गया, आरंभ के साथ मानसी रिसेप्शन पर चल आए। वही वेटिंग एरिया में बैठकर संग्राम खुद की पिक्स ले रहा था और बारिन उसे बस देख रहा था। संग्राम ने उसे खुद को देखता पाया तो वही उचका दिया। वारिन झेप गया और चुपचाप उठकर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। आरंभ ने उसे आता देखा तो रिसेप्शनिस्ट को धमका कर बोला, चुपचाप कहना कि सिर्फ 3 कमरे खाली है, जहां ज्यादा बकवास की न कंप्लेन कर दूंगा। मानसी वहां के मैनेजर से बात कर रही थी। वारिन आकर आरंभ के बगल में खड़ा हो गया। सब हो गया? हाँ, पर हम सिर्फ 3 कमरे मिले हैं, आरंभ ने रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए देखकर कहा। पर ऑनलाइन तो 15 खाली थे न, बस कुछ देर पहले वो खो गए हैं न मिस, आरंभ ने कहा। उसने आरंभ को देखते हुए हमें सर हिला दिया। मानसी ने सबको अपने रूम में जाकर फ्रेश होने को बोली। वारिन आरंभ के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगा। इधर कहाँ, यहाँ सिर्फ अगस्त्य और मैं रहेंगे, तुम वारिन साथ में दूसरे रूम में। तुम दोनों को भी तो साथ वक्त बिताने का मौका, ये मेरे साथ धोखा। आरंभ ने उसकी एक न सुनी और उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। वारिन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। लंच के बाद मानसी अपने फ्रेंड से मिलने चली गई जो यही रहती थी। चारों पार्किंग एरिया में खड़े थे अपने कार के पास और सबकी नज़र अगस्त्य पर थी। वारिन ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ऐसे पार्किंग एरिया में कार के पास आकर भूतों की तरह खड़े होकर कौन सरप्राइज कौन देता है? और ये कैसा सरप्राइज है? अगस्त्य, तुम्हारी सटक तो नहीं गई है न? मैं तो सोच रहा पक्का गाड़ी में लेज और कुरकुरे के भारी हैम्पर्स होंगे जो अकेले ऑगी से नहीं उठते, इसलिए हमें ही इधर बुला लिया। आरंभ ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा। वारिन का वैसे ही मुंह फूला था। उसने अपना बदला यहाँ निकालते हुए हवा में कहा, हाँ, 250 GM भी मुश्किल से उठाने वाले लोगों की भारी भरकम बातें। दोनों में ने बहस शुरू होती इससे पहले अगस्त्य ने गाड़ी की डिक्की खोल दी। सब के सब आंख फाड़े अगस्त्य की तरफ देखने लगे। लाश, आरंभ चीख पड़ा। तो संग्राम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ए, मरवाएगा क्या? मतलब यहाँ कोई लेज और कुरकुरे नहीं है? आरंभ ने उसका हाथ हटाकर फिर से चीखा। वारिन तो कांप उठा। हम इतनी देर से गाड़ी में इसके साथ घूम रहे थे। संग्राम और अगस्त्य ने अपना सर पीट लिया। अगस्त्य ने कहा, ये कोई लाश नहीं, जिंदा इंसान है। पर ये है कौन? आरंभ ने फिर से संग्राम का हाथ अपने मुंह से हटा के कहा, पर संग्राम ने फिर से बंद कर दिया और बोला, अंशुल, कुत्ता, कमीना, जाहिल, गवार, अपने मुताबिक गालियां भरे। वारिन ने मुंह बनाकर कहा। उसके मुंह से ये सब सुनकर संग्राम ने शॉक्ड होकर कहा, अरे वाह, तुम्हें गालियां भी आती है? हाँ, तुम्हें देकर दिखाऊं, वारिन ने मुंह बनाकर कहा। आरंभ का मुंह बंद था फिर भी हंस पड़ा और फिर बोलने की कोशिश करने लगा तो संग्राम ने उसके मुंह से हाथ हटाया। मेरा अब एडवेंचर करने का बहुत मन हो रहा है। क्या करने का है? अगस्त्य ने प्यार से पूछा। तुम बस बोलो, मैं हेल्प करता हूँ। लो भाई, सारे आशिक इधर उधर डिनर डेट की प्लान करते हैं, इधर ये एक कांड करने को और दूसरा उसकी हेल्प करने को प्लान करते हैं, संग्राम ने कहा। अगस्त्य ने घूरा। सच्ची? उसने कूदते हुए अगस्त्य के कान में बताया और मुस्कुरा दिया। वेल साउंड्स इंटरेस्टिंग। अगस्त्य की परमिशन मिलते ही वो खुशी से उछल पड़ा और उसको हक कर लिया। उसने तिरछी नजरों से वारिन को देखा और फिर उसे भी धक्का दे दिया जिससे यो सीधा संग्राम के ऊपर जाके गिरा। संभाल कर, अगस्त्य ने कहा तो संग्राम ने धीरे से कहा, मैं हूं ना संभालने को। अगस्त्य और आरंभ उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठे। वारिन रौंक गया, पर अब संग्राम की बेशर्मों वाली साइड वापस आ गई थी। उसने कहा, क्या कहते हो, लाइफ टाइम ऐसे ही थामे रहूं?
वैसे प्लान बुरा नहीं है, मैं हैंडसम और हॉट, तुम मासूम और क्यूट, अच्छे लगेंगे साथ में। बारिन उसे हैरानी से देखते रह गया और फिर एकदम से दूर हो गया और बात बदलते हुए बोला, हाँ तो इसके साथ क्या करना है? आरम को लगा शायद वो असहज हो गया हो, इसीलिए उसने अभी इस बात को जाने दिया। अगस्त्य ने कहा, बस अंधेरा हो जाने दो फिर देखना। तब तक के लिए चारों आसपास का इलाका देख रहे थे। मनाली वाकई में खूबसूरत था। सारे साथ ने मॉल रोड भी गए और थोड़े बहुत पिक्स भी क्लिक किया। अगस्त्य और आरंभ ने पहली बार एक दूसरे के साथ इतने सुकून से पल बिताए थे। ये तो दोनों के चेहरे की खुशी भी जाहिर कर रहे थे। शाम होते होते चारों एक बंद पड़े हॉल में आए। वहां नाइट्स भी ज्यादा नहीं थी और बीचों बीच अंशुल बेहोश पड़ा था। उसके सामने आरंभ खड़ा था और तीनों साइड में बैठे थे। ये एग्जैक्ट क्या करने वाला है? बारिन ने डरते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं, बस अब दोनों वे करेंगे। अगस्त्य ने कहा, तू पागल है? अंशुल और आरंभ संग्राम ने चौंकते हुए कहा, देखिए एडवेंचर के चक्कर में। डोंट वरी, इतना तो मैंने आरंभ को सिखा दिया है और आज तो कुछ भी नहीं, कल का सीन इससे भी बेहतर होगा। अगस्त्य ने कहा, तुम दोनों? संग्राम ने सर पकड़ लिया। पता नहीं क्या करने वाले थे दोनों, ये सोच सोच कर संग्राम का दिमाग खराब हो रहा था और ऊपर से सामने अंशुल कर आरंभ की फाइट। आरंभ और अंशुल एक रिंग में खड़े थे। ऑडियंस थे अगस्त्य, संग्राम और बारिन। संग्राम ने तो अपने सर पर हाथ रख लिया था। अंशुल भले ही अपने पूरे होश में नहीं था, या साफ शब्दों में कहे तो एक तरफ मस्कुलर बॉडी था तो दूसरी तरफ लेज और कुरकुरे। आरंभ ने फाइट शुरू होने से पहले कहा, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अंशुल ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखा और स्मर्क कर दिया और एकदम से मुठियां भींचकर उसके ऊपर वार करने को आगे बढ़ा ही था कि आरंभ पीछे हट गया। संग्राम ने तो सर पकड़ लिया और उठकर जाने को हुआ पर अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें लगता है मैं आरंभ को कुछ होने दूंगा? ये उसकी जिद थी, उसे अपना गुस्सा निकालना है उसके ऊपर, अगस्त्य ने अंशुल को देखते हुए कहा। इतने में आरंभ ने एक एक मुक्का अंशुल के पेट पर मार दिया, लेकिन अंशुल पर उसका कोई फर्क नहीं था। उसके लिए मानो ये फूल का स्पर्श था। वो हंस पड़ा पर अगले ही पल उसकी दर्द से चीख निकल गई। आरंभ ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा था, जिसकी गूंज बहुत दूर तक गई थी और उसके मुंह से खून निकल आया। आयला, ऐसा क्या था आरंभ के थप्पड़ में? बारी ने हैरानी से कहा। तो आरंभ ने अपने हाथ में पहने ग्लव्स को दिखा दिया, जो बहुत कांटेदार था। अंशुल नीचे बैठ गया था। आरंभ ने उसके बाल पकड़े और उसका सर पकड़ कर हिला दिया। बहुत शौक है दूसरों से कम्पीट करने का, पर मेहनत नहीं करनी। पर नहीं सब आसान चाहिए जिंदगी में, चाहे किसी की जान चले। कभी अपने दोस्ती के बारे सोचा, कभी सोचा तेरे इस बेहुदी हरकत से अगस्त्य की जान? कमीना जाहिल गवार, शुक्मना अगस्त्य मेरे पास है वरना यही खाल उधेड़ देता। अंशुल का अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका सर के सारे अंजर पंजर इधर उधर हो चुके थे। इसके बाद अंशुल का माथा ठनक चुका था। उसने आरंभ के दोनों हाथ पकड़े और उठकर उसे धक्का दे दिया, जिससे आरंभ पीछे जा गिरा। अंशुल ने अपना सर पकड़ा और स्थिर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। आरंभ, संग्राम और वारीन ने साथ कहा, पर अगस्त्य शाल था। वो जनता था ये तो बस शुरुआत था। अंशुल उसकी तरफ बढ़ा पर लेकिन आरंभ ने का ध्यान उसकी तरफ तेजी से गया और एक लाइटनिंग स्पीड से उसको बैठे बैठे एक किक मार दिया, जो उसकी टांगों के बीच जाके लगा और वो एक बार फिर से दर्द से कराह उठा। उसके इस मूव से सब हैरान थे। संग्राम ने तो सिटी बजा दी। व्हाट अ सटीक शॉट! मैं सही था, आरंभ जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये मूव देखकर तिवारिन का भी मुंह खुला का खुला रह गया। आरंभ ने अपने ग्लव्स निकाले और उन्हें साइड फेंकते हुए अंशुल के गले को अपने दोनों हाथों से दबा दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए, जो पहले अब तक मजाक में था अब वो गुस्से और आक्रोश से भरा था। अगस्त्य उठकर उसके पास गया और आरंभ को उससे छुड़ाने लगा। वो मर जाएगा आरंभ। अच्छा है धरती का बोझ हल्का होगा, बारिन ने गुस्से से कहा। अरे वाह, तुम कितने समझदार हो, संग्राम ने बारिन को प्यार से देखते हुए कहा। आरंभ, कल का प्लान तो याद है न? अगर ये मर गया तो? अगस्त्य ने आरंभ ने कान के पास कहा। अंशुल बेहोश हो चुका था। आरंभ दूर हुआ और एक और बार किक मार दिया। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था, जिसको देखते हुए अगस्त्य ने उसके खींचकर गले लगा लिया। आरंभ के आंखों के सामने वो सब किसी बुरे सपने की तरह चल रहा था जब अगस्त्य के साथ वो हादसा हुआ था और उसे पता चला था कि अब वो उससे दूर चला गया है। आरंभ ने उसे कस के पकड़ लिया। उन्हें देखकर संग्राम ने आंखें बंद कर ली। जानबूझकर बारिन के कानों के पास जाके बोला, पता नहीं मेरी लव लाइफ किसके साथ होगी, मैं तो सोच रहा डेटिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अब। वारिन मुंह बिचका बोला, तो मुझे क्यों सुना रहे हो, जाओ जो करना है करो, मैं क्या करूं इसमें? वो बदबद ही रहा था कि संग्राम ने जोर से कहा, ओह वाह,
ये देखो मेरे चाहने वाला का मैसेज है। एक सेकंड के लिए उसने बारिन को अपना फोन दिखाया और फिर खुद उसे देखकर मुस्कुराने लगा। बारिन को बस कुछ रेड हार्ट्स दिखे थे। उसने नजरें तिरछी की और उसके फोन में देखने लगा। उधर वो कुछ मुस्कुराते हुए कुछ टाइप कर रहा था। उसने बारिन को देखा तो वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। संग्राम अपने में हंस पड़ा। रात हो चुकी थी। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में थे। मानसी अपने कमरे में सो रही थी और संग्राम वारिन एक कमरे में थे। वही होटल रूम के बालकनी में आरंभ खड़ा था। बाहर ठंडी हवा बह रही थी जिसके वजह से उसके गाल और नाक दोनों लाल हो चुके थे, पर वो आज बहुत शांत सा था। सेहरन के वजह से वो खुद को सहला रहा था। इतने में पीछे स्लाइडिंग डोर खुला और अगस्त्य ने आकर उसे पीछे से हरा कर लिया और खुद का चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। आरंभ पीछे घुमा और उसमें समा गया। कल के एडवेंचर के सब रेडी है, अगस्त्य ने कहा। आरंभ ने अपना सर उसके सीने से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। अगस्त्य समझ रहा था, इसीलिए उसने अपना सर झुकाकर उसके होठों और अपने होठ रख दिए। उस ठंड भरी रात में भी दोनों के शरीर का तापमान बढ़ने लगा था और दोनों ही एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दूसरी तरफ संग्राम अब भी फोन में लगा था। पता नहीं क्यों वारीन को उसे देख देख कर बेचनी हो रही थी। वो जानना चाहता था वो कौन है। इतने दिनों से उसे उसका परेशान करना पसंद आ गया था और आज उसके सामने किसी और में बातें करता। नहीं मुझे क्या, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। बारीन बुदबुदाया और खुद को ब्लैंकेट में घुसाकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ सेकंड बाद जैसे ही वो बेचैन होकर उठा, उसके सामने संग्राम रहा जिसने अपने फोन की स्क्रीन को उसके सामने कर रखा था। उसने कुछ लिखा था। वारीन ने पढ़ना शुरू किया। आई डोंट नो ये तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, पर मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मुझे मिले। भले ही मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ या नहीं, पर मेरी नज़रें हमेशा तुम्हें ढूंढती है। तुम्हें छेड़कर परेशान करना कब मेरी फेवरेट आदतों में से एक हो गई, मुझे पता ही भी चला। आई अडोर यू, आई चेरिश यू, आई एम ग्रेटफुल टू बी विद यू, आई लव यू। और तुम ही वो हो जिससे मुझे पूरी रात चैटिंग करनी है। इतने देर से परेशान करने के लिए सॉरी, पर वो चाहने वाला मैसेज फूड डिलीवरी ऐप से था और मैं इतनी देर से बस क्या बोलूं वो लिख रहा था। बारिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी क्या उसने एक दो बार पलके झपका कर चेक किया, ये सपना तो नहीं, क्योंकि अभी उसको किसी ने ऐसे प्रपोज किया, पर वो सब सच था। उसे पेट में गुदगुदी होने लगी और वो अपने फीलिंग्स पर हाई हो गया। वो एकदम से घुटनों के बल बैठा और संग्राम से लिपट गया। संग्राम जो सिरहाने पर था उसका बैलेंस बिगड़ा और दोनों बेड के नीचे गिर गए। बारिन उसके ऊपर था तो मैं इसे हाँ समझी। चोट लगने के बाद भी उसने खुशी से दर्द से सारी फीलिंग के साथ कहा। वारिन ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी मंजूरी मिलते ही संग्राम अपना चेहरा उसके तरफ बढ़ाने लगा। बारिन ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा अब पास आ चुका है। मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो। पर सब उल्टा हुआ। उसके कानों के पास संग्राम ने फुसफुसाया। बारिन एकदम से हटा और उसके मुंह पर पिलो फेंक कर मारा। संग्राम अपनी कमर पकड़ उठा। मेरी कमर? वैसे तुमने आंखें क्यों बंद कर ली थी? बारिन उसके सवाल पर झेप गया और मुंह फूला कर वापस सो गया। संग्राम उसे एक बार फिर परेशान करके खुश हो रहा था। सुबह का समय। आरंभ बहुत सुकून से अगस्त्य के बाहों में सो रहा था। बाहर की रोशनी से अगस्त्य की आंख खुली। उसने टाइम देखने के लिए उस होटल के कमरे में आसपास देखा और फिर एकदम से उठकर बैठ गया। उसने बगल में सो रहे आरंभ को भी उठाते हुए कहा, आरंभ हम लेट हो जाएंगे, जल्दी उठो। पर आरंभ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से न सोया हो। उसने एक बार उठाया तो आरंभ ने कहा, बस 2 मिनट। तुम्हें याद है ना आज हम कहाँ जाने वाले हैं? अगस्त्य की बात सुन उसने झट से आंखें खोली और बोला, अरे हाँ। पर फिर वो ब्लैंकेट में दुबकर सो गया और बड़बड़ाया, पर नॉट से बढ़कर कुछ नहीं। अगस्त्य ने सर हिला दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं जब तक नहा कर आ रहा हूँ, तुम अपने लिए कपड़े निकाल लो, हमारे पास इतना समय नहीं है। आरंभ ने अपना एक हाथ ब्लैंकेट से निकाला और हरवे में उठाकर उसे थम्बस अप दिखाकर इशारा किया, जाओ। ये लड़का। अगस्त्य सर हिलाते हुए बाथरूम में चला गया। वो थोड़ी देर बाद शावर से अपने गीले बाल पोंछते हुए निकला तो देखा आरंभ अब बेड पर नहीं अपने कपड़ों को गोद में लेकर सोफे पर सो रहा है। उसे ये देखकर हंसी भी आई कि वो उसके ऑर्डर भले ही नजरअंदाज करे पर उसे डर के मारे फॉलो भी करता था। वो उसके पास जाकर बैठ गया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके चीक्स पर किस कर दिया। ओए स्लीपिंग बीस्ट उठो। आरंभ ने अंगड़ाई ली और बोला, वो तो मुझे नींद वेस्ट करना पसंद नहीं, इसीलिए दोबारा सो गया था और तुम थोड़ा प्यार से नहीं उठा सकते थे मॉन्स्टरा। दूसरे होटल रूम यानी वारिन और संग्राम के रूम में, वहां शायद युद्ध का माहौल था। बारिन अंदर बाथरूम में था, वही संग्राम गेट से चिपका था और बार बार बोल रहा था,
वारेन में हाथ पैर उंगली सब जोड़कर माफी मांगता हूँ कल रात के लिए, प्लीज बाहर निकल जाओ वरना मेरे इज्जत गयो। वारेन जो जानबूझकर बाथरूम में था उसे रात की बात याद आ गई जब उसे लगा था संग्राम उसे किस करने जा रहा था और यही सोचकर उसने आंखें बंद कर लिया था, पर वो उसके साथ मजाक कर रहा था। नहीं मैं नहीं खोल रहा। 2-4 मिनट भाव खाने के बाद जैसे ही वारेन ने गेट खोला संग्राम सीधे उसके पैरों के आके गिरा क्योंकि वो गेट से चिपका हुआ था। ये क्या कर रहे हो तुम? वी जल्दी से उठा और उसे बाहर करते हुए बोला, अपने पापों का प्रायश्चित। वारेन उसको देख हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद सब पार्किंग एरिया में थे, इस बार साथ में मानसी भी थी। वो लोग होटल के थोड़े दूर पर ही बने बंजी जंपिंग पॉइंट पर पहुंचे। आरंभ और वारेन हद से ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, वही मानसी नीचे ही रुक गई थी। उन्हें फोटोग्राफी का शौक था, वो वहां के पहाड़ों और नदियों के फोटोज ले रही थी। ऊपर चारों नीचे की गहराई नाप रहे थे। उन चारों के अलावा वहां 2 और थे, एक जिसको अगस्त्य ने पकड़ रखा था और बेहोशी के हालात में था, वो कोई और नहीं अंशुल था, जिसे वहां का एक्सपर्ट बंजी जंपिंग के लिए तैयार कर रहा था, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम तो यहाँ रोज काम करते हो ना? संग्राम ने नोटिस किया तो पूछ पड़ा। आज मेरा पहला दिन है, उस लड़के ने कहा। उसकी बात सुनकर आरंभ के होश उड़ गए, क्योंकि अंशुल के बाद वही था जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था। उसका रिएक्शन देख अगस्त्य हंस पड़ा। सब सेट होते ही अगस्त्य ने 2 थप्पड़ मारकर अंशुल को होश में लाया। अब उसको असली सजा मिलनी थी। आरंभ ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसे वो धक्का देगा। अंशुल के होश में आते ही अगस्त्य ने उसके कान के पास कहा, नजारा अच्छा है न? वो अधखुली आंखों से आसपास को देखकर सब समझने की कोशिश कर रहा था। वो नशे में था इसीलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा है नजारा? हैन तो एंजॉय, आरंभ ने कहा और उसे धक्का दे दिया। अंशुल का नशा उतर गया था, उसकी तेज चीख निकल गई। उसे लगा वो नीचे गिरकर मर जाएगा, पर कुछ सेकंड की मौत के एक्सपीरियंस के बाद वो हवा में झूल रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। अगर 2 सेकंड भी लेट होता तो शायद वो हार्ट अटैक से ही मर जाता। आरंभ को सबसे ज्यादा रिलीफ मिला। उसने अगस्त्य को साइड हग किया। आखिर उसको भी वही सजा मिली जो वो डिजर्व करता था। संग्राम भी वारेन का हाथ पकड़ने जा रहा था, पर उसने उसे घूर दिया तो संग्राम ने उसके कान में कहा, अब मान भी जा, गलती हो गई। वो लड़का उसे खींच रहा था कि आरंभ ने मना कर दिया, अभी इसको ऐसे ही लटके रहने दो, आपको आपके पैसे मिल गए न, अब मुंह बंद करके रखना वनी, कहकर उसने गर्दन को काटने का इशारा कर दिया। नीचे मानसी जी उन सब का वेट कर रही थी। चारों हंसी मजाक करते हुए आए, जिनको देखकर मानसी बोली, इतनी जल्दी कैसे? ऊंचाई देखकर सबका मन बदल गया सिवाय आरंभ के, उसे अब भी ट्राई करना है, वारेन ने कहा। आरंभ ने डरते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था आइडिया अच्छा नहीं है। सारे उसके कैप्टे पैर को देखकर हंस पड़े। रात का समय, खुले गार्डन में मानसी के साथ चारों बैठकर ड्रॉप कर रहे थे, साथ ही उनकी बारबेक्यू पार्टी चल रही थी। तुम लोग ज्यादा देर तक जागना मत, कल हमें वापस जाना है। और आरंभ वारेन तुम्हें वापस यूनिवर्सिटी भी जाना है, मानसी ने कहा। दोनों ने एक साथ कहा, हाँ मम्मा ठीक है, हम थोड़ी देर में सो जाएंगे आंटी। आंटी, मानसी वहां से जा रही थी कि संग्राम ने आवाज दिया। मानसी उसकी तरफ घूमी तो उसने आगे कहा, थैंक यू, हमें अपना वक्त देने के लिए, आप सच में बहुत अच्छी है। मानसी मुस्कुरा दी। सच तो ये था, उनके सबसे मुश्किल समय में उनके साथ ये चारों किसी पिलर की तरह खड़े थे। उनके आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उनके जाते ही चारों ने अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया। इतने में अगस्त्य का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाया तो सामने से किसी ने कहा, सर, रितेश ठाकुर पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है और अभी उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? अगस्त्य ने हैरानी से कहा, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है वो किसी का भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम पूरी कोशिश कर रहे, उसने कहा। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे कांटेक्ट करना, अगस्त्य ने कहकर फोन रख दिया। फिर गहरी सांस लेकर उसने सबसे कहा, रितेश पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है और जैसे हालात है उससे यही लगता है वो अब बदला लेगा। जैम, मुझे उसे पहले ही खत्म। अगस्त्य बोलते बोलते रुक गया। उसने आरंभ को देखा जो खुद टेंशन में था। अभी चारों सही से खुश भी नहीं हो पाए थे कि एक और नई मुसीबत आ गई। दूसरी तरफ एक काले कप से खुद का ढका व्यक्ति थके पांव से एक घर के पास पहुंचा। उसके एंट्री गेट पर वर्ड काले और बोल्ड अक्षरों में लिखा था, रितेश ठाकुर, पर उस उंगलों को सील कर दिया गया था और उस कवल में से खुद को ठका इंसान रिलेश ही था। उसे भूख लगी थी और उसके पास एक पैसे नहीं थे। वो चुपते छुपाते एक कॉलिंग बूथ पर पहुंचा, पर वहां भी उसके पास पैसे नहीं थे कि कॉल कर सके।
आज वो जिस मुकाम पर था उसके लिए अब भी वो सबको कोस रहा था। यही फर्क होता है पैसों के रिश्ते और सच्चे रिश्ते में। शायद वो अब तक न समझ पाया था, क्योंकि आज उसके साथ कोई भी नहीं था। उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। वो दुकान पर गया, इसी उम्मीद में कोई उसे कुछ दे दे, पर उसे वहां पुलिस ने देख लिया। वो उसे पकड़ती उससे पहले वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए भाग निकला। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय शहर छोड़कर जाने का, क्योंकि अब तो वो इस शहर में शायद ही अपने इस चेहरे के साथ रह पाए। भूखे पेट भागते भागते वो हाईवे के पास पहुंच गया। वहां एक ढाबा था जिसके पास अक्सर ट्रक ड्राइवर खाना खाने रुकते थे। उस एरिया की पुलिस अभी पीछे थी, जिनसे वो बचने के लिए उन्हीं में से एक ट्रक के पीछे चढ़कर छुप गया। वो लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसने झांक कर देखा तो कुछ पुलिस ढाबे पर ही मौजूद थी और वहां के मालिक से कुछ बातें कर रही थी। इतने में वो ट्रक वहां से चल पड़ी और उसे उतरने का भी मौका नहीं मिला। भूख की वजह से उसके पेट से आवाजें आ रही थी और इन्हीं के साथ उसे पुरानी बात याद आ गई। खाना तैयार है, रितेश ने सोफे पर बैठते ही अपनी टाई को ढीला करके कहा। किचन में मानसी खाना बना रही थी और उसका जवाब न देकर शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। रितेश उठकर किचन के पास गया, जिसे देख मानसी ने फोन रख दिया। किससे बात कर रही थी? मेरी माँ से, मानसी ने आराम से कहा। पर रितेश आगे बढ़ा और स्लैब पर हाथ दे मारा। कितने बार कहा है, मैं काम करके आता हूँ तो मुझे खाना रेडी चाहिए। वो मैं आज आपके। वो अपनी बात पूरी करती इससे पहले रितेश ने पैन को हाथ से मार दिया। उसे पता नहीं था वो गर्म है और उस गर्म सॉस से मानसी का हाथ बुरी तरह जल गया था। मानसी की चीख के साथ वो वर्तमान में लौट आया। उसके आंख में आंसू था, पर पछतावा शायद उसे अब भी नहीं था। भूख की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी, पर जब उसकी आंख खुली तो ट्रक न जाने कहाँ रुका हुआ था। वो ट्रक से नीचे उतरा। वहां की मनमोहक खुशबू उसके कमजोर शरीर को ऊर्जा दे रही थी। उसने आसपास नजरें घुमाए और आगे बढ़ने लगा। अब तो उसके कदम भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। थक कर वो साइड फुटपाथ पर बैठ गया। उसके आंखों के सामने एक बच्चा खेल रहा था, जिसे देखकर उसे युग की याद आ गई। वो बच्चा उठा और अपने से छोटे बच्चे को अपना खिलौना दे दिया। दोनों देखने में भाई लग रहे थे। उन दोनों का प्यार रितेश को आरंभ और युग के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। एकटक देखते कुछ देर बाद उन दोनों के पापा आ गए। वो मजदूर जैसे थे, फिर भी अपने बच्चों को देखकर उनकी थकान दूर हो गई थी। उन्होंने दोनों को एक साथ अपने गोद में उठाया। पीछे से उनकी माँ भी आ गई। चारों बहुत खुश थे। अगर ये इन हलालों में भी खुश है तो मैं क्यों नहीं रह पाया? आज मेरे बीवी मेरे बच्चे जैसे भी होते, मुझे भूखा देख शायद अपना खाना छोड़ मुझे पहले खिलाते, मेरी ख्याल रखते, हम चारों साथ रहते हर हालात में। सोचते हुए वो फफक कर रो पड़ा। मेरा बेटा मेरी एक गलती की वजह से मारा गया, फिर भी मैं पैसों और अपने नाम में खोया रहा। आज मेरे साथ कुछ भी नहीं है। एक बार को मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ देते, पर मानसी, वो तो उस वक्त भी मेरे साथ थी जब मैं उससे कोसों दूर था। इतने में पीछे कंधे पर उसके किसी ने हाथ रखा और रितेश पीछे मुड़ा तो कोई साधु उसको रोटी दे रहे थे। उसने एक बार उन्हें देखा और फिर रोटी को देखा और नमे सर हिला दिया। मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया, वो कहते हुए उठा। ये कौन सी जगह है बाबा? तुम इस जगह को नहीं पहचान पाए? अरे ये महादेव की नगरी है। ये वो जगह है जहाँ अच्छे अच्छे अपना अहंकार भूल जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ नास्तिक भी भक्ति में विलीन हो जाता है। बाबा की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन ही घाट की तरफ भागा। लगभग रात अंधेरा होने को था। वो धीरे धीरे चलते हुए मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा और यही वो जगह थी जहां उसके अहंकार की मृत्यु हुई। वो बैठकर जलती हुई चिताओं को देख रहा था। शारीरिक दर्द की भी एक सीमा होती है, पर जो दर्द पछताप से मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं। वो आज से पहले इतने दर्द में कभी नहीं था। काफी देर तक वहां बैठे रहने के बाद वो जाके गंगा में समा गया। 2 दिन बाद आरंभ और बारिन की नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी थी। वो दोनों अपने मेडिकल कॉलेज में बिजी थे, पर कहीं न कहीं उसको रितेश का डर सता रहा था। वहीं संग्राम अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था और अगस्त्य अपने फार्म हाउस और होटल को संभाल रहा था। और इसमें वो पूरी तरह से मानसी का सपोर्ट ले रहा था। वो भी उसे बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी। उसके फार्म हाउस में दोनों मौजूद थे। इतने में मानसी का कॉल रिंग हुआ। वो अगस्त्य के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। मुझे पता नहीं था बिजनेस में तुम इतने लापरवाह। उन्होंने फोन को देखा और एक्सक्यूज मी बोलकर साइड चली गई। कॉल उठाते ही सामने से पुलिस ने उनसे कहा, मेरी बात मानसी जी से हो रही है? हाँ कहिए। हमें रितेश ठाकुर की डेड बॉडी मिली है, काशी में। ये सुनते ही उन्हें एक जोरदार झटका लगा। उन्होंने आगे कुछ और फोन रख दिया। अगस्त्य को पता चला तो उसे उतनी हैरानी नहीं हुई, शायद उसे इस चीज का पहले से अंदेशा लग चुका था। शाम होते होते अगस्त्य, आरंभ, मानसी, संग्राम और वारिन वहां चुके थे।
पुलिस ने उसके पास से मिले एक पेपर जो कि प्लास्टिक से रेप था उसे मानसी को थमा दिया। उसमें बस छोटा सा नोट लिखा था, मैं भूल गया था, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। एक के दूर हो जाने से सब बिखर जाते हैं। मुझे माफ कर देना। शायद उसने इतना सा भी बहुत मुश्किल से लिखा था और वे लिखते वक्त उसके हाथ कांप रहे होंगे। मानसी को बुरा नहीं लगा, फिर भी उसके आंख से आंसू बहने लगे। अगले दिन तक उसका शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया था। कुछ सालों बाद यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन गाउन में साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे। उनमें ही आरंभ और बारेन भी शामिल थे। खुशी की बात ये थी संग्राम वहां अब असिस्टेंट प्रोफेसर था, अगस्त्य वहां की बिजनेस टाइकून के तौर पर गेस्ट था, साथ ही मानसी अब उस शहर की सबसे बड़े लॉ फर्म की चेयरपर्सन थी। थोड़ी देर बाद पांचों साथ में खड़े होकर पिक लिया। मानसी बोली, चलो यहाँ से, अब आज और भी काम है। सबके चेहरे पर मानसी की बात सुनकर स्माइल आ गई। कुछ समय बाद सब कोर्ट में मौजूद थे। आरंभ और अगस्त्य साथ खड़े थे और उनके साथ ही बारेन और संग्राम। उनके सामने मैरिज रजिस्ट्रार थे। कुछ पेपर्स पर साइन करने के बाद दोनों कपल ऑफिशियली एक दूसरे के हो चुके थे। मानसी के साथ सब क्लैप कर रहे थे। अगस्त्य ने आरंभ को देखकर स्माइल किया और उसको पकड़कर अपने पास खींच लिया। वही संग्राम ने बारेन के कान में फुसफुसाया, कहीं तुम यहाँ आंख बंद करने की तो नहीं सोच रहे? तो मैं बता दूं, यहाँ सब मौजूद है। वारेन झूठा मुस्कुराया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम फिर से बाथरूम के बाहर बंद होने की सोच रहे। तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म भी होगी। आरंभ ने दोनों को फुसफुसाते देखा तो बोल पड़ा, जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे उस दिन वो लड़ना बंद कर देंगे। अगस्त्य ने कहा तो संग्राम में हैरानी से बोल पड़ा, क्या मतलब बात डिवोर्स तक पहुंचने वाली है? उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। वही वारेन ने उसको चपत लगा दिया, कल से पक्का बड़ा हो जाऊंगा, देख लेना तू ना। आरंभ मुंह बनाकर बोला। अगस्त्य उसके कान के पास झुका और बोला, नहीं, तुम आरंभ ठाकुर हो, जो जहां जाता है वहां राज करता है।